नहीं दिया हुआ था, नए लूसेंट में इसको ऐड किया गया है, तो हम नए लूसेंट से इसको हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में। कैसे पर्यावरण का विकास हुआ, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। पहले वाले पेपर में जैसे कि बीपीएससी वगैरह में इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता था, पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्वेश्चन नहीं आता था, एक आध क्वेश्चन रहता था। 2016-17 के पहले तो आता ही नहीं था, इधर से एक आध दे देता था, लेकिन अब इसका भी वेटेज बढ़ा दिया है बीपीएससी वगैरह में। यूपीएससी में तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन रहते हैं पर्यावरण से, लेकिन जो बीपीएससी पीसीएस वगैरह एग्जाम होता है अब उसमें भी इससे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। कह रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द ENVIRONNER इनवायरोनर से हुई, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जीव और उसका परिवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्मजीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। क्या कहा? सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्मजीवों के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थिति आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ये तो परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखिए है पॉइंट में दिया हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्या कहा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को क्या करता है? सम्मिलित करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। पर्यावरण जो है वो स्थिर नहीं रहता, जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक मतलब जो जीवित होते हैं, जैसे पेड़ पौधा, मानव, जीव जंतु, ये सब होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक में आ जाते हैं जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, ये सब अजैविक घटक होते हैं। तो कह रहा है कि जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं और अधिकांश इन परिवर्तनों को जो जीव है उसको क्या कहते हैं? उसको सह लेते हैं। नेक्स्ट दिया है जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुई परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। तो जिस सीमा तक सहन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सहनशीलता परास। अब जैसे कि टेम्परेचर लगभग 48 तक, 47, 48 तक लोग सहन कर सकते हैं, इसमें भी मौत होने लगती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो लोगों की क्या होने लगती है? मौत होने लगती है। लोग भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वहाँ लोग नहीं पाए जाते हैं, जीव जंतु वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए दिया है पर्यावरण के प्रकार। देखेंगे पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन है? एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। आगे दिया हुआ है देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है। प्राकृतिक पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जो प्राकृतिक परिवेश होते हैं जिसको मानव नहीं निर्मित करते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि देखिए भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु।
तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल को समाहित किया जाता है। इसके अंतर्गत चारों मंडल कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, तीनों मिलाकर के बनता है क्या? जैव मंडल। जैसे देखिए क्या है, ये और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखिए ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ये वायुमंडल हो जाएगा, और ये बीच का जो पार्ट है, 1 मिनट फिर से बनाते हैं। जैसे ये एक स्थल मंडल बना लिए, ये जल मंडल बना लिए, चाहे ये वायुमंडल बना लिए, ये जल मंडल बना लिए, और ये तीनों के जो बीच का ये पार्ट है ये जैव मंडल होता है, यानी कि इसमें सब आता है। आगे देखिए कह रहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य क्या कहलाता है? मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या कहा? मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। जैसे फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल यानी औद्योगिक का निर्माण करते हैं, परिवहन संकुल यानी परिवहन की व्यवस्था करते हैं आदि को इसके अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है देखिए पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटक क्या क्या हैं? पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन है तो देख लीजिए। भौतिक एवं अजैविक संघटक। भौतिक एवं अजैविक संघटक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक या अजैविक संघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल उनके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है जैविक संघटक। जैविक संघटक के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संघटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैविक संघटक के अंतर्गत मनुष्य समेत जीव जंतु सूक्ष्म जीव को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? जैविक संघटक के अंतर्गत। आगे है पहले हम क्या देखिए, भौतिक या अजैविक संगठक। भौतिक या अजैविक संगठन जिसमें जीव ना हो वो अजैविक संगठक होते हैं। क्या? जैसे स्थल, वायु, जल एवं उनके उपसंघटकों को समय ये पहले ही हम बता दिए थे। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक क्या होता है? इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत ऊर्जा संगठक के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? सौरिक ऊर्जा को और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। अब देखेंगे पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। ये तो हम पहले भी देखे थे। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। क्या कह रहा है कि जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के क्या होते हैं? मुख्य तत्व होते हैं। आगे पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्या कहा? कह रहा है कि पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आगे देखिए दिया हुआ है पर्यावरण के फीचर देख रहे थे ना। यहाँ पे देखिए पर्यावरण की फीचर यानी विशेषताएं, जिसको हिंदी में विशेषता बोलते हैं। तो ये हो गया। आगे देखिए है
कह रहा है कि पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर क्या होता है? आधारित होता है। आगे पर्यावरण की कार्रवाई ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण की कार्रवाई किस पे निर्भर करती है? पर्यावरण की कार्रवाई ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। आगे पर्यावरण समानता पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण क्या है? कह रहा है पर्यावरण समानता, ये भी फीचर है कि पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। चाहता है पर्यावरण कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखें। आगे देखिए है, ये भी याद रखना है कि पर्यावरण की कार्य है ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है, यानी कि ऊर्जा एक से दूसरे में जाते रहता है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर निर्भर करता है। जैविक क्या व्यवहार करते हैं, अजैविक क्या व्यवहार कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है पर्यावरण। आगे देखिए, ये सब फीचर हो गया। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में दिया हुआ है। करें कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछता है। क्या कहा? पहला देखिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है। पूछता है क्या है ये? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। किसके? पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। कौन? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। आगे दिया हुआ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में क्या है? ये द्विवार्षिक सूचकांक है। पूछेगा कि ये वार्षिक सूचकांक है तो नहीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है द्विवार्षिक सूचकांक है और वर्ष 2002 में ये शुरू किया गया था। ये भी पूछता है कब शुरू किया गया था? 2002 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक शुरू किया गया था येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। तो किसके सहयोग से? दो संस्था उसके सहयोग से WEF ने शुरू किया था इसको। आगे देखिए है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 to 100 सबसे निम्न से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। क्या कहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 to 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर क्या बदल देती है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहा। तो ये पूछता है कि जो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट देखिए है वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2020, 18 एवं 2016 के सूचकांक में भारत क्रमशः 168वें, 177वें और 141वें स्थान पर था। यानी 2016 में था 168वें, 2017 यहाँ पे देखिए वर्ष 2020 में था 168वें स्थान पे, 2018 में था 177वें स्थान पे और 2016 में था 141वें। यानी भारत की रैंकिंग खराब हो रही है। नेक्स्ट देखिए है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गया। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट के बारे में देख लेते हैं। ये भी पर्यावरण से रिलेटेड ही समिट है, इसलिए इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले विषय में ये दिया हुआ है। कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था ये भी याद रखना, 1972 में। और
20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में संपन्न हुआ। क्या कहा? स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ये कौन था? यूएनओ का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। और के उपलक्ष्य में क्या करा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ और इस स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना 1972 में हुई और इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ील में है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और कब हुआ था? 1992 में। और यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी पर्यावरण से रिलेटेड विकास के बारे में बात की जाएगी इसमें। कह रहा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। किसके तहत? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन के तहत ये क्या कराती है? और निधि उपलब्ध कराती है, यानी कि फंड पैसा उपलब्ध करवाती है। किस लिए? ताकि जो पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है उसको संतुलन में लाया जाए। तो इसीलिए जो है इसके लिए क्या करना होगा? जो देश ज़्यादा कोयला का उत्पादन करते हैं, ज़्यादा कोयला जलाते हैं, उसके स्थान पर रीन्यूएबल एनर्जी क्या लाएंगे? रीन्यूएबल एनर्जी, जिससे पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। इसकी मुख्य उपलब्धि क्या था? एजेंडा 21 समझौता। अब एजेंडा 21 में क्या हुआ था देख लीजिए। एजेंडा 21 पारिस्थितिक विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है, यानी कि देशों के बीच आर्थिक असमानता ना रहे, पारिस्थितिक विनाश ना हो। तो और क्या क्या किया गया इसमें? तो कह रहा है कि एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। क्या क्या है? जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। जो जीव संकटग्रस्त हैं, यानी कि जो मर रहे हैं, धीरे धीरे वो उनका समाप्त तो होता जा रहा है, इन्वायरमेंट से वो ख़त्म होते जा रहे हैं इन्वायरमेंट चेंज के कारण, तो उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण। जो विकासशील देश हैं वहाँ पे गरीबी निवारण किया जाएगी और जनसंख्या नियंत्रण भी वहाँ किया जाएगा। पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूंजी हस्तांतरण को उदार किया जाएगा। सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सबको क्या प्रदान की जाएगी? खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो है यहाँ पे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 मतलब 5 साल बाद, रियो के 5 साल बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97 यानी कि प्रथम 97 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क USA में। फिर रियो 10 जो हुआ वो 2002 में हुआ। 97, 98, 99, 100, 1, 2 यानी कि मतलब कि ये 10 साल बाद हुआ। और फिर 20 साल बाद, यानी इसके 5-5 साल बाद हो रहा है, ये फिर 10 साल बाद हुआ। यानी कि रियो 10 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, और रियो 20 जो हुआ 2012 में हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। अब ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम भी पेपर में पूछता है। करा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई। कब की गई? ये भी कई बार पेपर में पूछा है कि NGT की स्थापना कब की गई थी। तो 18 अक्टूबर 2010 को। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन जो है UPSC में भी पूछा है, तो याद रखिएगा। अभी ये PCS में भी पूछेगा। करा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा इसने? कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, इसको संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। इसमें जो नियम बनाया गया था, उसी नियम को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया और इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि छाता विधान के नाम से किसको जाना जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। और ये किसको क्रियान्वित करने के लिए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसमें जो नियम बनाए गए थे, उसके में जो निर्णय दिए गए थे, उसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। अब भोपाल गैस त्रासदी आया था, उसमें कितने सारे लोगों की जान चली गई थी। तो उसी के आधार पर क्या कहा? भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट है, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कि क्या कहा? कहा कि ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कि पर्यावरण को वो नुकसान नहीं पहुंचाए तो इसको इकोमार्क दिया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ये भी यूपीएससी में यूपीएससी के पेपर में पूछा है। अब पूछेगा ये पीसीएस के पेपर में है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। हाँ, किया गया। ये सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन क्या कहा? इसने कहा पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहला पर्यावरण पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, मतलब बहुत सारे देश के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, नोट में दिया हुआ है 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखा गया है। क्या रखा गया? नाम बदल करके। कब नाम बदला गया? 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया। ठीक है। आगे देखिए, कहा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है के अनुरूप है। एनजीटी जो है वो जीवन के अधिकार जो है अनुच्छेद 21 उसके क्या अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया, अभी ये पीसीएस में पूछेगा, 100% पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। पूछता है पेपर में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? तो 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी कहाँ है? केनिया में है। नेक्स्ट देखिए है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी जो है इसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखिए है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना है। किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा नाम है इसको शॉर्ट में नीरी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कब हुई इसकी स्थापना? 1958 में। कहाँ पे? नागपुर में। और इसकी जो प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ये भी पूछता है पेपर में कि किस मंत्रालय के अधीन है ये नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण ये अभियांत्रिक शोध संस्थान? ऑप्शन में दे देगा पर्यावरण मंत्रालय। तो ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट देखिए है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। नेक्स्ट देखिए है भारत राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के बारे में दिया हुआ है। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी क्या है? इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण NEEAA है। क्या है इसका पूरा नाम? राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी, ये इसका पूरा नाम है। NEA का पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण की स्थापना। इसका गठन यहाँ पे देखिए, इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इसकी स्थापना का उद्देश्य। यहाँ देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रतिक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। क्या कहा? इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसके बारे में? ये भी पूछता है पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में? 17 मार्च 1951 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। क्या है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। EPA की स्थापना कब हुई? 2 दिसंबर 1970 को। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी एजेंसी है? संघीय एजेंसी है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। नेक्स्ट देखिए है आगे दिया हुआ है कौन सा संस्थान और दिया हुआ EPA के बारे में। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। नेक्स्ट है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसके कार्यालय जो है वो 55 से ज़्यादा देश में स्थापित हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है ना। नेक्स्ट देखिए है, एक मिनट, हाँ आगे देखिए नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुई। यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972 में। इसका मुख्यालय नैरोबी, केनिया में है। आगे है मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। क्या है? मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। 1 मिनट अगर छोटा होगा तो हम इसको इसी वीडियो में कवर कर देंगे। देख लेते हैं कितना बड़ा है ये। तो ये तो बड़ा है, बड़ा है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा टॉपिक लेके, मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।